दोस्तों, आसमान में उड़ रहे इन एरोप्लेन्स की आवाज सुनते ही बचपन में हम सभी दौड़कर बाहर आ जाते थे और तब तक प्लेन को देखते रहते थे जब तक वो हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। लेकिन एक आज का वक्त है जब हवाई जहाज से सफर करना एक बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन हवाई जहाज से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी हमारे दिमाग में घूमते हैं, जैसे कि पेड़ का एक हल्का सा पत्ता भी जब हवा में ज्यादा वक्त तक नहीं उड़ पाता तो ये बड़े बड़े भारी भरकम प्लेन्स आसमान में कैसे उड़ते हैं, या फिर ये प्लेन्स टेक ऑफ या फिर लैंड कैसे करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं हवाई जहाजों से जुड़े इन फैसिनेटिंग सवालों के जवाब, तो बने रहे आज की इस वीडियो के अंत तक और स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। Factify. Facts on your face. दोस्तों, हवाई जहाज कोई भी हो, इसे उड़ाने के दो फैक्टर्स मेन होते हैं। पहला होता है सक्सेसफुल टेक ऑफ और दूसरा होता है जीरो नेट फोर्स। और दोस्तों, सन 1903 में राइट ब्रदर्स नाम के दो भाइयों ने इन दोनों ही सवालों का जवाब ढूंढकर दुनिया को उसका पहला हवाई जहाज दिया था। राइट ब्रदर्स ने अपने प्लेन को बनाने के लिए जिस साइंटिफिक फिनोमिनन को अप्लाई किया वो थी बर्नौलीज प्रिंसिपल और न्यूटन का थर्ड लॉ। और दोस्तों, मॉडर्न प्लेन्स भी इन्हीं साइंटिफिक फिनोमिनन्स पर बेस्ड हैं। बस अब टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा एडवांस हो गई है। आसमान में उड़ने वाली कोई भी चीज पर चार तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं। पहली है ग्रेविटी, दूसरी है लिफ्ट, तीसरी है थ्रस्ट और चौथी है ड्रैग फोर्स। अब ये चारों फोर्स बैलेंस हो तभी एक प्लेन आसमान में अच्छे से उड़ पाएगा। और इन सभी फोर्सेस को बैलेंस करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है एक प्लेन का डिजाइन। अगर आपने प्लेन्स के स्ट्रक्चर पर कभी ध्यान दिया हो तो आपने भी नोटिस किया होगा कि प्लेन्स का ये डिजाइन पक्षियों से ही इंस्पायर्ड है। और जिस तरह बर्ड्स के उड़ने के लिए उनके विंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह एक सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए प्लेन्स के विंग्स का डिजाइन भी बहुत अहम होता है। ज्यादातर प्लेन्स के विंग्स का ऊपर का सरफेस कर्व्ड होता है, जबकि नीचे का सरफेस फ्लैट, जो कि एक क्रॉस सेक्शनल आकार बनाता है और इसे साइंटिफिक भाषा में एयरफॉइल कहते हैं। प्लेन के कर्व्ड विंग्स हवा को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके रिएक्शन में हवा का प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसे लिफ्ट फोर्स कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक प्लेन को धरती की ओर खींचती है और ये लिफ्ट फोर्स, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होकर नेट फोर्स को जीरो कर देती हैं और इसी कारण प्लेन हवा में बैलेंस कर पाता है। अब प्लेन हवा में बैलेंस तो हो गया, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोपल्शन एक्सेलरेशन फोर्स की भी जरूरत पड़ती है, जिससे ये किसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर सके। इसके लिए इन प्लेन्स में ये बड़े बड़े टर्बो प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं। फैंस की तरह नजर आने वाले ये प्रोपेलर्स शेफ्ट लाइन की मदद से मेन इंजन से कनेक्टेड होते हैं, जहां इंजन ऑयल की मदद से इन प्रोपेलर्स को स्टार्ट किया जाता है और थ्रस्ट पावर जनरेट की जाती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जहां पहले सभी प्लेन्स में सिर्फ एक ही तरह के टर्बो प्रोपेलर इंजन्स हुआ करते थे, वहीं अब मार्केट में तीन तरह के टर्बो इंजन मौजूद हैं, जो है टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप और एक टर्बोफैन। और दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टर्बोजेट इंजन GE9X बोइंग 777X में लगाया गया है। टर्बो इंजन से जनरेट होने वाली थ्रस्ट पावर प्लेन को टेक ऑफ और आसमान में आगे मूव करने में हेल्प करती है। लेकिन जब प्लेन आगे की तरफ मूव होता है तो इस पर सामने से हवा का दबाव पड़ता है, जिससे ड्रैग फोर्स पैदा होती है। ड्रैग फोर्स प्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रिस्ट्रिक्ट करती है। इसीलिए ज्यादातर प्लेन्स 33,000 से 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा पतली होती है जो कम ड्रैग फोर्स पैदा करती है। वहीं ड्रैग फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए प्लेन का एरोडायनामिक डिजाइन भी बहुत काम आता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट के विंग्स हाईली मॉडिफाइड होते हैं और कई पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। साथ ही विंग्स के इन पार्ट्स को जरूरत के हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड किया जा सकता है, जो ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को बढ़ाने और कम करने के काम आते हैं। और दोस्तों, प्लेन को आसमान में उड़ने के लिए एक पावरफुल टेक ऑफ की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें आसमान के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट और लिफ्ट फोर्स लगती है। इसी वजह से टेक ऑफ के वक्त विंग्स के इन फ्लैप्स और स्लैट्स को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिससे विंग्स का सरफेस एरिया और कर्वेचर बढ़ जाए
और ज्यादा हवा डिफ्लेक्ट हो। इससे होता क्या है कि प्लेन को टेक ऑफ के लिए ज्यादा लिफ्ट फोर्स का सपोर्ट मिलता है और प्लेन अच्छे से जमीन से टेक ऑफ कर पाता है। वहीं टेक ऑफ के बाद विंग्स में लगे ये फ्लैप्स और स्लैट्स दोबारा से फोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा प्लेन को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने के लिए रडर, एलिवेटर, स्पॉयलर्स और एलेरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पायलट एलिवेटर का इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए करते हैं, जबकि प्लेन को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए रडर और एलेरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लैंडिंग के वक्त स्पॉयलर्स भी इस्तेमाल में आते हैं। लैंडिंग के वक्त स्पॉयलर्स की वजह से ही ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है और लिफ्ट फोर्स कम हो जाती है, जिससे प्लेन नीचे की तरफ आने लगता है और आखिर में प्लेन की सेफ लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को बाहर निकाला जाता है, जो प्लेन की हाई ड्रैग पावर को सरफेस पर फ्रिक्शन की मदद से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इस तरह प्लेन के टेक ऑफ से लेकर आसमान में उड़ने और फिर लैंड करने तक का सफर पूरा होता है। वहीं दोस्तों, जाते जाते प्लेन से जुड़ा एक बोनस फैक्ट आपको और बता देता हूँ, और वो ये है कि पहले प्लेन्स की खिड़कियां स्क्वायर शेप में होती थी, लेकिन स्क्वायर शेप होने की वजह से प्लेन की खिड़कियों पर हवा का दबाव किसी भी और पार्ट के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पड़ता था। इसी वजह से 20th सेंचुरी में कई प्लेन क्रैश हुए, जिसके बाद 1950 में प्लेन की विंडोज का शेप स्क्वायर से राउंड या फिर ओवल कर दिया गया। तो दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये बड़े बड़े हवाई जहाज हवा में उड़ते कैसे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर प्लेन से जुड़े ऐसे ही और भी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक आप अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।